नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकमत हिंदी पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। हमारे साथ स्टूडियो में आज फिर से मनोचिकित्सक डॉक्टर हिमिका अग्रवाल मौजूद हैं। मैम, स्वागत है आपका लोकमत हिंदी पर। नमस्ते। आज हम मैम से कुछ ऐसे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे जो अक्सर आप गूगल पर डालते हैं अपने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, उनसे जुड़ी समस्याओं को लेकर, और कुछ ऐसे सवालों के जवाब भी जानेंगे जो हमारे दर्शकों ने हमें भेजे हैं। सबसे पहला सवाल जो हमारे दर्शक ने हमें भेजा है, जिनकी पहचान हम गुप्त रखेंगे, वो कहते हैं कि मुझे सर में दर्द होता है, ज्यादा धूप में निकलने में, ये ज्यादा लाउड साउंड होने पर पैरों में झुंझुनाहट होती है। डॉक्टर हिमिका, क्या इस बीमारी का संबंध मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं में से है, और ये बीमारी क्या हो सकती है और इसका कैसे इलाज हो सकता है? देखिए, ये क्लियर कट एक सर दर्द यानी कि हेडेक का केस है। इसमें जो शख्स हैं जिन्होंने अपनी तकलीफ़ बताई, उन्होंने एक ट्रिगर का हुँ। मेंशन किया कि उनको धूप से ट्रिगर हो जाता है यानी कि प्रेसिपिटेट हो जाता है हेडेक। हुँ। और भी बताया कि लाउड साउंड्स कंफर्टेबल नहीं रहती, टॉलरेट नहीं होती। तो ये जैसे हम हाइपर हुँ। एक्यूसिस या फोनोफोबिया कहते हैं कि साउंड से प्रॉब्लम होना, तो ये हुँ। सारे लक्षण हैं। प्लस हाथ-पैरों में जो उन्होंने शरीर में झुनझुनाहट बोला, ये भी दिखाता है कि पैरेस्थीसिया है, सेंसरी प्रॉब्लम हुँ। आ रही है। तो ये सारे लक्षण माइग्रेन में भी हो सकते हैं, लेकिन माइग्रेन है या ये टेंशन टाइप हेडेक हुँ। यानी कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले लेने की वजह से हेडेक है, ये तो कुछ और सवालों के जवाब जान के ही दे पाएँगे हम लोग। जैसे कि क्या तनाव की वजह से हुँ। भी हैं ट्रिगर्स और क्या-क्या हैं? ठंड क का भी इसमें ठंड गर्मी का भी रोल है, धूप का तो है पर टेम्परेचर का भी है क्या? क्या भीड़ का इसमें रोल है? वेंटिलेशन का कोई रोल है? हुँ। ऐसे हर किसी के अपने ट्रिगर्स पर्सनल होते हैं बहुत ही, और पर्सन हुँ। टू पर्सन बहुत वेरी करते हैं। तो ट्रिगर्स का इम्पोर्टेंस है, और लक्षण भी हो सकते हैं जो हुँ। ये शख्स शायद मिस कर रहे हैं, जो डॉक्टर हुँ। अपने न्यूरोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट अपने इंटरव्यू में पूछेंगे इनसे एग्जामिनेशन में कि और कहीं जैसे हेडेक है तो किस एरिया में है, कितना हुँ। ड्यूरेशन है, साथ में आँखों से पानी तो नहीं आता, लेफ्ट राइट इक्वल है या किसी एक साइड में ज़्यादा प्रोमिनेंट हुँ। है, और साथ में जैसे दाँतों में कोई प्रॉब्लम है, निगलने में कोई प्रॉब्लम है, साथ में एग्ज़ामिनेशन भी ज़रूरी हुँ। है। जो एक कायदे में इस केस में न्यूरोलॉजिकल एग्ज़ामिनेशन होता है, जो एक एमबीबीएस कोई भी एमबीबीएस कर कर निकलता है, हुँ। तो वो उसमें दक्ष होता है, तो वो भी ज़रूरी है। तो इसके बाद ही हम कर पाएँगे कि कौन-सा हेडेक कौन-सा टाइप का है। हुँ। लेकिन अगर ये टेंशन टाइप हेडेक है, तो स्ट्रेस का इलाज, और अगर माइग्रेनस है, तो माइग्रेन की हुँ। वजह से जो तनाव हो रहा है, उसका इलाज। तो ये हुँ। मानसिक स्वास्थ्य पर उनका असर पड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है, हुँ। तो उनको हेल्प और ट्रीटमेंट तो लेना ही चाहिए। ठीक है। डॉक्टर हिमिका, हमारी एक महिला दर्शक हैं, उनका सवाल ये है कि मैं अक्सर अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस करती हूँ, भले ही मेरे पास बात करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, मैं काफ़ी हैपनिंग रहती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि मेरे पास कोई नहीं है। और उन्होंने अपने भाई को लेकर भी कुछ राय दी है, और कहा है कि मेरा भाई जो है वो काफ़ी वक़्त से हमसे अलग रह रहा है, और 1 या 2 दिनों के लिए हमारे पास आता है, तो दूसरे से तीसरे दिन वो चिड़चिड़ा होने लगता है। वो चाहता नहीं कि वो हमारे साथ रहे, हमसे इतना अटैच नहीं है। तो जब मैं सबके आस-पास होके भी इतना अकेला फ़ील करती हूँ, तो मेरा भाई कितना अकेला फ़ील करता होगा। ये पूरा जो वाक़या उन्होंने बताया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगी? देखिए, मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता कि उनके भाई अकेले क्यों रहते हुँ। हैं? क्या पढ़ाई की वज़ह से रहते हैं? क्या ये हुँ। जॉब की वज़ह से रहते हैं? लेकिन आपको इंटरेस्टिंग लगेगा ये जान के कि होमलेसनेस हम पढ़ते हैं जी। साइकियाट्री में, मेंटल हेल्थ में। तो मेंटल हेल्थ में होमलेसनेस के टाइप्स हैं, जिसमें हुँ। एक टाइप का रीज़न ये भी है, पढ़ाई की या जॉब की हुँ। वज़ह से अलग रहते बच्चे या स्टूडेंट्स, हुँ। ये भी एक होमलेसनेस की कैटेगरी में आ जाते हैं। और उसके भी मानसिक जो वो हुँ। हैं कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, वो उनको झेलने पड़ते हैं। इसे हेल्दी नहीं मानते। हुँ। अपने घर परिवार से जुड़े रहना एक जिसे कहते हैं मैन इज़ अ सोशल एनिमल, तो जी। उसे सोसाइटी की ज़रूरत है, उसके अपने आस-पास वाले लोगों की ज़रूरत है, और जैसे-जैसे वो बड़ा होता है, अपनी जो प्राइमरी फैमिली है, हुँ। इंडेक्स फैमिली है, उससे थोड़ा दूर होके अपनी नई फैमिली हुँ। बनाता है, लेकिन वो ग्रेजुअल होता है। हुँ। एकदम से घर से टूटना, अलग हो जाना, काम की मजबूरी हुँ। में, पढ़ाई की मजबूरी में, ये हमारे एडवांस और मॉडर्न हुँ। सोसाइटी की ज़रूरत तो बन गई है, लेकिन इससे जो प्रॉब्लम्स होती हैं फिर उसको भी हमें फेस करना पड़ता है, जी। जिसमें अकेलापन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हुँ। अकेलेपन को कई बार लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और कुछ लोग इतना ज़्यादा हुँ। एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उनको फिर सोसाइटी में रहने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये सारी ही चीज़ कहीं हमारा सोशल इंटीग्रेशन के ऊपर हुँ। प्रश्न चिन्ह लगाती हैं कि हमारा सोसाइटी के साथ नॉर्मल इंटीग्रेशन नहीं है। और अगर आप सच में अकेले हैं और आप बहुत ही उसको लेके हुँ। इंडिफरेंट हैं, ये भी ठीक नहीं है, और अगर आप अकेले नहीं हैं और फिर भी अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि हुँ। दोनों ही केसेज़ में, सेकंड केस में तो आपको खुद तकलीफ़ हो रही है, और पहले केस में शायद आपके आस-पास वालों को, घरवालों को हुँ। तकलीफ़ हो रही है कि आप दूर हो उनसे,
फिर भी आपको परेशानी नहीं। तो ये हर किसी की कॉज अलग होगी और कॉज की को ही देखते हुए इसको हेल्प की जानी चाहिए कायदे में। बिल्कुल। और अब बढ़ते हैं उन सवालों की ओर जो अक्सर आप गूगल करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इन सवालों के जवाब आपको इंटरनेट दे पाएगा, तो आज शिमिका जी उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगी। सबसे बड़ा सवाल हमारे जो लास्ट क्वेश्चन और आंसर हमने दिया है, उसी में जुड़ा हुआ है कि मानसिक रोग क्यों होते हैं? इसका कारण क्या है? जैसे कि आपने अभी होमलेसनेस का ज़िक्र किया, तो मानसिक रोग आखिर क्यों होते हैं? ये बीमारी आखिर किस वजह से किसी के शरीर में आती है? ये बहुत कॉमन सवाल है जिसका जवाब जानने की कोशिश हर कोई करता है। जी, देखिए जैसे बीमारियाँ होती हैं तो इंग्लिश में इलनेस, डिसऑर्डर, सिंड्रोम में डिफरेंसेस हैं। इलनेस में हमें वजह मालूम है, वजह ठोस तरीके से मालूम है कि क्या है, जिसे हम इटियोलॉजी कहते हैं या कॉज। और सिंड्रोम यूजुअली वो होते हैं कि वो लक्षणों का वो समूह जिनका हमें वजह मालूम नहीं है, शायद उनके पीछे की वजह के बारे में एक हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस मतलब वो कॉन्सेप्ट जो प्रूवन नहीं है। तो अफ़सोस ये है कि मानसिक रोग जो है मैक्सिमम एक आध को छोड़ के, जैसे कि डिमेंशिया वगैरह हो गया, इनको छोड़ के मेजॉरिटी मानसिक रोग जो हैं सिंड्रोम या डिसऑर्डर तक ही सीमित हैं, जिसमें इटियोलॉजी हाइपोथेसाइज्ड है, यानी कि एक पोस्टुलेटेड है कि भाई ऐसे हो सकता है, लेकिन मालूम आज तक ठोस सबूत किसी के पास नहीं है। आपने सुना होगा सेरोटोनिन हाइपोथेसिस के बारे में या डोपामिन हाइपोथेसिस। कुछ दिनों पहले न्यूज़ में मैंने सनसनी सुनी थी कि सेरोटोनिन की जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्प्रूव्ड है, बट सेरोटोनिन का तो कभी भी जो डिप्रेशन में कंट्रीब्यूशन है वो प्रूव ही नहीं हुआ। ये कभी भी थ्योरी नहीं बनी, ये हमेशा हाइपोथेसिस लेवल पर ही है। और आज तक इतनी रिसर्च, इतना खर्चा होने के बाद इंटरनेशनली मानसिक रोगों का, मेजॉरिटी मानसिक रोगों के कारण हमें नहीं मालूम। लेकिन हम ये जो हम हाइपोथेसिस में काम करते हैं तो उसके ऊपर क्या कारण पोस्टुलेटेड हैं कि मल्टी फैक्टोरियल रीज़न हम मानते हैं कि ये एक वजह से नहीं होते, ये कई सारी वजहों का एक्यूमुलेशन से होते हैं, एक साथ सब एक के बाद एक पाइल अप हो जाती हैं प्रॉब्लम्स, तो उसकी वजह से होते हैं। जिसमें कई बार लोग कहते हैं कि क्या इसमें जेनेटिक या आनुवंशिक एलिमेंट भी है? अगर मुझे मानसिक रोग है तो क्या मेरे बच्चों को पक्का होगा? तो देखिए इसमें भी मेजॉरिटी मानसिक रोगों में आनुवंशिक एलिमेंट या जेनेटिक एलिमेंट प्रूवन नहीं है, 100% कोरिलेशन नहीं है, लेकिन हाँ परसेंटेज या चांसेस आपके फर्स्ट डिग्री फैमिली मेंबर्स में, रिलेटिव्स में होने की बढ़ जाती हैं। लेकिन ये नहीं है, इवन आइडेंटिकल ट्विंस में 100% नहीं है कोई भी मानसिक रोग कि अगर आपको है तो आपके आइडेंटिकल सिबलिंग को भी होगा। तो मतलब जेनेटिक कॉम्पोजिशन 100% प्रिडिक्ट नहीं करता, लेकिन चांसेस बढ़ाता है। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पर आते हैं तो स्ट्रेस एक बहुत कॉमन रीज़न है कि स्ट्रेस की वजह से मानसिक रोग हो गया। और यहाँ तक कि कुछ घर वाले तो खुद दुखी और खुद गिल्ट में चले जाते हैं कि हमने ऐसा क्या कर दिया कि हमारा घर वाला या हमारे रिलेटिव जो है वो मानसिक रोगी बन गए। तो इसमें मैं कहूँगी स्ट्रेस कभी कभी इम्पॉर्टेंट होता है, कभी कभी बिना स्ट्रेस के भी मानसिक रोग आते हैं, कभी कभी कुछ अंदरूनी वजहें भी हैं। एक ज़माने में हम डिप्रेशन को दो तरीके से क्लासिफाई करते थे, एक्सोजीनस मतलब बाहरी तनाव और एंडोजीनस मतलब अंदरूनी रीजंस। तो अंदरूनी रीजन भी एक हो सकता है डिप्रेशन का, एंडोजीनस डिप्रेशन हो सकता है। तो उसमें अगर घर वाले खुद डिप्रेशन में चले जाएं या खुद स्ट्रेस लेने लगें कि हमारी वजह से है, तो ये हमारे रिसोर्सेज का कितना वेस्ट होगा। तो इस तरह से रीजंस जो हैं वो पक्के नहीं मालूम, लेकिन इस तरह के कुछ कुछ रीजंस हैं। और कुछ रीजंस जो हमें जिनके बारे में प्रूफ थोड़े ज़्यादा हैं, जैसे कि हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, थायराइड हार्मोन का डिस्टर्बेंस, इसके साथ काफ़ी अच्छा एसोसिएशन मालूम है, ठोस है कि हाँ इसमें संभावना बढ़ जाती है। और डिप्रेशन की वजह से भी थायराइड के डिस्टर्बेंसेस कॉमनली देखे गए हैं। ऐसे ही रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के जो वो होते हैं, चेंजेस होते हैं, जैसे कि मीनोपॉज के समय या मिनार्की के समय, प्यूबर्टी के समय, ये भी मानसिक रोगों से संबंधित पाए गए हैं। लेकिन कहीं भी 100% गारंटीड एसोसिएशन नहीं है, ये सब चांसेस बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। और हम ये बोलते हैं कि इसमें एक और मॉडल मैं लास्ट आपको बताऊंगी कि स्ट्रेस डायस्थीसिस मॉडल मानते हैं कि रस्सी में अंदर कमजोरी थी, यानी कि डायस्थीसिस था, और ऊपर से स्ट्रेस आया तो रस्सी टूट गई। क्योंकि दो रस्सियां एक ही एनवायरनमेंट में है लेकिन दोनों उसी तनाव से नहीं टूटी, तो कहीं अंदरूनी स्ट्रेस के ऊपर बाहरी स्ट्रेस ने मिला के वो काम किया। तो ये मोस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड मॉडल है मानसिक रोगों का। हमने तनाव आजकल लोगों में बहुत देखा है। हालाँकि ये तनाव के बारे में आपने बताया। अब
गलती किसकी है? ये सवाल उठता है जब हम मानसिक रोग के जो पेशेंट्स हैं उनसे मिलते हैं, तो जैसे हम कारण पूछते हैं, वैसे ही वो बताते हैं कि क्यों उनके साथ ये हालात बने हैं। हुँ। तो आखिर उसके पीछे किसका हाथ हो सकता है कि वाक़ई मानसिक रोग अगर किसी को होता है या कोई मानसिक समस्या से गुज़र रहा है, तो किसी की गलती इसके पीछे हो सकती है? देखिए, गलतियों पर जब हिस्ट्री लेते हैं हम हुँ। लोग, तो उसमें 3 वो 3 पीज़ आते हैं। हुँ। प्रीडिस्पोज़िंग फैक्टर्स, यानी कि वो फैक्टर्स जो एक इंसान को मानसिक रोग के लिए वल्नरेबल बनाते हुँ। हैं, चांसेस बढ़ा देते हैं, ये बीमारी होने से पहले प्रेज़ेंट होते हैं। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर मतलब तनाव जिसने रस्सी को तोड़ा, उस समय का इमीडिएट तनाव, जैसे कि सडन एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए या ब्रेकअप हो गया, तो वो उस वक़्त बलून में पिन किसने चुभोई? ये बहुत ही हुँ। मोटा एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं आपको कि एकदम उस वक़्त इमीडिएट कॉज़ क्या था? हुँ। और प्रीडिस्पोज़िंग फैक्टर्स हुए कि भई हमारी फैमिली हिस्ट्री थी, हुँ। हम हमें लंबी हिस्ट्री या हार्मोनल डिस्टर्बेंस की, ये सारे प्रीडिस्पोज़िंग आ गए। अब तीसरा पी आता है परपेचुएटिंग, कि आपका कोई ऐसा स्ट्रेसर है, ऐसा कोई वजह है जो आपके मानसिक रोग को ख़त्म नहीं होने दे रही। जैसे कि मान लीजिए फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, तो आप कितनी भी थेरेपी लो, कितना भी ट्रीटमेंट लो, हुँ। आप एंग्ज़ायटी और टेंशन में तो जाओगे अगर आपके पास पेट भरने के पैसे भी ना हो। तो ये परपेचुएटिंग फैक्टर हो गया। लेकिन इनमें से कोई भी पी मानसिक हुँ। रोग के लिए ज़रूरी नहीं है। और ये भी प्रूव नहीं कर रहा, ये पी जो हैं 3 पी, ये शायद रिलेटेड हुँ। हैं, सिर्फ़ इतना ही हम कर पाएँगे, कभी इनको ब्लेम नहीं कर पाएँगे। तो मुझे लगता है हमें हमारा जो फ़ोकस होता है मानसिक रोगों में, वो ब्लेम की तरफ नहीं हुँ। होना चाहिए। हमें कॉज़ फाइंड करके उसके ट्रीटमेंट में जो हम जितना कॉज़ इम्पोर्टेंट है, सिर्फ़ उतना एनालाइज़ करें, ब्लेम की तरफ ना जाएँ, क्योंकि अगर कोई मानसिक रोगी बनता है और हुँ। बच्चे स्पेशली, मान लीजिए ज़रा भी अवसाद के शिकार होते हैं, तो कई बार माँ-बाप में आपस में लड़ाई होने लग जाती है कि परवरिश में, किसके परवरिश में कमी। तो इसलिए ब्लेम, मुझे लगता है ये बहुत ख़राब चीज़ है, और इसके चक्कर में कई बार लोग मानसिक रोगों को दबाते हैं, उनकी हुँ। एग्ज़िस्टेंस को, कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, इलाज लेने जी। की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शर्मिंदगी महसूस करने हुँ। लगते हैं वो। तो हमें ब्लेम कहीं हेल्प लेने से रोकता है। तो ब्लेम अगर ना करें हम, तो बेह सबके लिए बेहतर रहेगा। बिल्कुल, ये आपने बहुत सही कहा। मैम, मेंटल हेल्थ इश्यू के लिए अकेलापन एक वजह है या फिर एक परिणाम है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो अकेले रहते हैं उनको मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या ज़्यादा होती है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं। तो ये वजह हो सकती है या परिणाम है मेंटल हेल्थ इश्यू का? देखिए, अकेलापन वजह भी हो सकती है और परिणाम भी हो सकता है। हुँ। ये जिसे कहते हैं विशियस साइकिल है, हुँ। कि चिकन एंड एग प्रॉब्लम, कि क्या पहले हुआ। तो अगर आप अकेले हो, तो हाँ, ये स्टडीज़ कहती हैं कि अगर हुँ। सोसाइटी में आपका मूवमेंट कम है, जो आपके कल्चरल प्रोग्राम्स हैं या कल्चरल इवेंट्स में, उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, तो एसोसिएशन है, ऐसे लोगों में मानसिक रोग ज़्यादा देखा गया है। तो अब इसके पीछे ये रहता है कि ये तो सिर्फ एसोसिएशन हुँ। है, ये कॉज़ है कि इफ़ेक्ट है, ये मालूम नहीं। लेकिन जो एविडेंस ये कहता है कि चांसेस ये हैं, ये कॉज़ भी है, और अगर एक बार मानसिक रोग हो जाए तो उसकी वजह से इंसान, क्योंकि ठीक से अपने को हुँ। इंटीग्रेटेड फ़ील नहीं करता, तो अकेला होने लग जाता है, तो ये जी। परिणाम भी हो सकता है। लेकिन अगर अकेलापन आपको तंग कर रहा है, हुँ। इतना ज़्यादा है कि आपको तकलीफ़ दे रहा है, तो आपको हेल्प की ज़रूरत है, इसमें दो राय नहीं है। और ये जानना, जी। खोदना, या आपके हुँ। प्रोफ़ेशनल या कंसल्टेंट का काम है, या आपका काम नहीं है इसमें दिमाग लगाना हुँ। कि क्या वजह है, क्या नहीं है। आप अपनी प्रॉब्लम्स खुल के बताएँ, और सवाल हक से पूछें अपने डॉक्टर से। बिल्कुल। मैम, क्या मानसिक रोग के शारीरिक लक्षण भी हो सकते हैं? यानी कि जैसे अभी जो व्यक्ति जिन्होंने अपना सवाल पूछा हमारे दर्शक, उन्होंने ये कहा कि मेरे सर में दर्द होती है धूप में जाने में, झुंझुनाहट होती है, हुँ। या आपने कहा कि स्ट्रेस की वज़ह से भी हो सकता है। तो क्या शारीरिक लक्षण हर व्यक्ति में होते हैं जिसको मानसिक रोग होता है, या ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है? देखिए, पहली बात तो ये कि जो क्लासिफिकेशन है हुँ। मेंटल और फिजिकल का, हुँ। ये अब ब्लर होने लग गया है, हुँ। क्योंकि अब, या पहले जैसे टेक्निकल कहते थे कि ये हुँ। प्रॉब्लम ऑर्गेनिक है, मतलब इसका बेसिस है कुछ, और फंक्शनल है, मतलब इसका बेसिस हुँ। नहीं है, तो हवा में है तो हुँ। साइकोलॉजिकल है। तो ऐसा नहीं है। अगर आप सोचिए कि अगर हम स्माइल भी करते हैं, हुँ। तो दिमाग में कहीं केमिकल रिएक्शन होता है, जिसमें इम्पल्सेस जाती हैं, इलेक्ट्रिकल भी, केमिकल भी रिएक्शंस होते हैं, और जाके वो हमारे होठों के हुँ। आसपास की मसल्स को, जो नर्व्स इनर्वेट कर रही हैं, वो लास्ट में केमिकल रिलीज़ करती हैं कि वो हमारे होठों के एंगल्स को ऊपर उठाती हुँ। हैं। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है, हम स्माइल भी करें तो ऐसे हुआ। तो ऐसे ही अगर हमें कोई थॉट भी आ रहा हुँ। है, उसके पीछे भी कहीं कोई केमिकल रिएक्शन है। प्रॉब्लम ये है कि हम रिसर्च अभी हमारी हुँ। इतनी नहीं है कि हमें ये नहीं पता एग्ज़ैक्टली रिएक्शन क्या है। तो हमें लगता है अरे ये सब दिस इज़ ऑल इन द हुँ। एयर, ये तो हवा में है, तो साइकोलॉजिकल है। बट एनीथिंग साइकोलॉजिकल विल हैव अ फिजिकल बेसिस, हुँ। एनीथिंग हैपनिंग, मतलब कहीं कुछ
इनऑर्गेनिक भी मूव कर रहा है तो केमिकल रिएक्शन ही हो रहे हैं। हम्म। तो हमारे शरीर में भी जो हो रहा है, थॉट्स भी आ रहे हैं, हम रो रहे हैं, हमारी आंखों से आंसू आने लगते हैं रोते हुए डिप्रेशन में। तो ये सारे केमिकल रिएक्शंस हैं, बट वी डोंट नो द बेसिस। सो आई थिंक द डिस्टिंक्शन बिटवीन फिजिकल एंड मेंटल शुड बी क्लोज डाउन, शुड बी ब्लर्ड। और हमें मानसिक रोगों को ये ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ये फिजिकल प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती, और कॉमन प्रॉब्लम्स जो देखी गई हैं, क्योंकि दिमाग, मेंटल प्रॉब्लम्स या माइंड से रिलेटेड सारी चीज़ें दिमाग से कंट्रोल होती हैं, इसमें सब जानते हैं। तो दिमाग से नसें निकलती हैं, पूरे बॉडी को इनर्वेट करती हैं। अगर आपको एंग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम है तो आपका गला जो है वो चोक हो सकता है, मुंह सूख सकता है, आंखों में पानी आ भी सकता है, आंखें ड्राई भी हो सकती हैं। कभी कभी लोग कहते हैं किरकिल जैसी फीलिंग आ रही है, आंखों में ड्राइनेस हो रही है। आपका दिल जोर जोर से धड़कता है और आपको सीने में फील होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। इससे ज़्यादा आपको क्या फिजिकल साइन मिलेगा? ये तो एकदम ऑब्जेक्टिव है, तो आप मेजर कर सकते हो। जी। रेस्पिरेटरी रेट यानी कि हम्म। सांस लेने की गति ये बढ़ जाती है, पेट में एसिडिटी बढ़ सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, यहाँ तक कि लूज मोशंस भी हो सकते हैं। और ऐसे ही हाथ पैरों में झुंझुनाहट, नर्वसनेस, रेस्टलेसनेस, ये सारी चीज़ें संभव हैं। तो बिल्कुल डिप्रेशन के या अवसाद के या किसी भी मानसिक रोग के शारीरिक लक्षण तो होंगे ही। क्या नींद का रोग भी मानसिक रोग से जुड़ा हुआ है? अक्सर ज़्यादा नींद आना, कम नींद आना या नींद पूरी ना हो पाना, ये कैसे कनेक्टेड है मानसिक रोग से? देखिए, नींद एक ऐसी चीज़ है जो मेजॉरिटी मानसिक रोगों में सबसे पहला लक्षण होता है। जो प्रैक्टिकली, क्लिनिकली आप देखते हो तो मरीज़ कई बार ये नहीं पहचान पाता कि वो मानसिक रोग से जूझ रहा है, बट वो आके सबसे पहले बताते हैं हमारी नींद खराब हो गई, और कभी-कभी भूख के बारे में भी बोलता है। तो नींद तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आप इसमें एक्टिंग नहीं कर सकते। ये ऐसा नहीं है कि आप सोसाइटी में जाके स्माइल करो और लोगों से अपना दुःख छुपा लो। अगर आप दुखी और नींद नहीं आ रही तो ये चीज़ आपके हाथ से निकल जाती है। तो अक्सर ही मानसिक रोगों में नींद कम होती है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता कि नींद बढ़ना भी डिप्रेशन में पॉसिबल है। रिवर्स वेजिटेटिव साइंस होते हैं कि भूख और नींद कम है, ये तो रेगुलर साइंस हैं, पर दोनों बढ़ भी सकते हैं। और कभी कभी दोनों नॉर्मल भी रह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मल है तो डिप्रेशन नहीं है। तो एनी चेंज इन बायोलॉजिकल फंक्शंस, जैसे कि नींद, भूख या इस तरह के लक्षण, तो ये सारे के सारे मानसिक रोगों की तरफ पॉइंट कर सकते हैं। एक और चीज़ है जो नींद में दिक्कत कर सकती है, जो मानसिक रोग आमतौर पर नहीं होता, वो होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। जैसे कि आपको सांस की नली में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है आपके मांसपेशियों की वजह से, जो कि आमतौर पे स्नोरिंग या खराटे लेने से हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये सांस की प्रॉब्लम होती है जिसका लक्षण नींद होता है। इसका शुरुआत में मानसिक रोग से कोई लेना नहीं होता, लेकिन अगर ये परसिस्टेंट रहती है तो ऑक्सीजन की कमी से रात को नींद पूरी नहीं होती है इंसान की, क्योंकि वो सांस में प्रॉब्लम रहती है और ऑक्सीजन बार बार रुकती है तो नींद टूटती है उससे। तो जब इंसान फ्रेश नहीं होता तो धीरे धीरे मूड चेंजेस और इमोशनल चेंजेस आने लगते हैं, जैसे चिड़चिड़ाहट, फोकस ना कर पाना, कंसंट्रेशन ना कर पाना, कभी कभी डिप्रेशन, इरिटेशन, ये सारी चीज़ें। तो इसमें मानसिक रोग होने की चांसेस बढ़ जाती हैं, या मानसिक सिम्टम्स, प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स। बट ये अलग से एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है जिसके लिए हमें कॉशियस रहना चाहिए। और अगर हमें खराटे ज़्यादा आ रहे हैं तो हमें या तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, नहीं तो पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाएं, जो फेफड़ों के डॉक्टर होते हैं, जो सांस की नली का भी टेस्टिंग करते हैं, और हमें उनसे परामर्श करना चाहिए। मैम, अगर हमें पता लग जाए कि हमारे आसपास कोई व्यक्ति मानसिक रोग से संक्रमित है, उसे इस तरह की समस्याएँ हो रही हैं, तो कैसे हमें उसका ख़्याल रखना चाहिए या हमें उसे कब कहना चाहिए कि अब तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है? देखिए, कब के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो मेजर हम मानते हैं, सोशियो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग का गड़बड़ होना, यानी कि सोशियो ऑक्यूपेशनल डिसरप्शन। मतलब बच्चा है तो उसका स्कूल, और बड़ा है तो उसका काम या ऑक्यूपेशन या जो प्रोफेशन है, या सोसाइटी में अगर महिला है तो उसे भी हम होम मेकर कहते हैं। अगर उनका घर पे अपना काम जो है, वो फंक्शनिंग जो है काम की, सोसाइटी में उठना बैठना और काम, ये दो चीज़ें अगर डिस्टर्ब हो रही हैं, एक भी पहलू इनमें से डिस्टर्ब हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको हेल्प की ज़रूरत है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है आपका डिस्ट्रेस, मतलब आपको खुद कितना गड़बड़ फील हो रहा है। आपको अगर खुद तकलीफ हो रही है, इंटरनल सब्जेक्टिव डिस्ट्रेस, मतलब खुद रियलाइज करना कि खुद को तकलीफ है, तो सब्जेक्टिव डिस्ट्रेस है तो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, एंड इट वारंट्स टेकिंग हेल्प फ्रॉम अ कंसल्टेंट। अक्सर जो मानसिक रोग से संबंधित लोग होते हैं, उन्हें ये पता भी बहुत देर में लगता है कि हम किसी मानसिक रोग से पीड़ित हैं और जब मानसिक रोग ठीक होने लगे, तो उसके क्या लक्षण हैं कि उन्हें लगे कि हाँ, अब हम ठीक हो रहे हैं? क्योंकि शुरुआत में जब किसी रोग को पहचानना ही मुश्किल है, जब वो उसके लक्षण ही नहीं पहचान पा रहे, तो वो ठीक होने के लक्षण कैसे पहचान पाएँगे?
बिल्कुल। देखिए कई बार जो गंभीर स्थिति में आते हैं या काफ़ी ज़्यादा परेशानी में आते हैं, तो मरीज़ों की कंप्लेन होती है कि हमने दवाई ली, हमें आराम नहीं आया। थोड़ा अगर डिटेल में जाते हैं तो पता चलता है आराम आया, लेकिन शायद पेशेंट या मरीज़ या घर वाले उसके समझ नहीं पाए कि आराम आया, और इस चक्कर में वो कई बार आधा ट्रीटमेंट ही छोड़ देते हैं। तो अगर वो पहचान लें कि आराम आम तौर पे कैसे आता है, तो बेहतर होगा, क्योंकि उससे वो भी थोड़े प्राइम्ड होंगे कि क्या एक्सपेक्ट करें और क्या हम सही रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं। तो इसमें हम ABC कहते हैं। सबसे पहले A यानी अफेक्ट, अफेक्ट मतलब मूड। सबसे पहले मूड ठीक होता है। आपके सारे एरियाज नहीं ठीक होंगे, लेकिन आपको थोड़ा बेहतर फील होने लगेगा। अगर आप काम पे नहीं जा रहे थे या आपको कुछ नेगेटिव विचार आ रहे थे, तो वो कंटिन्यूड रहेंगे। बट सबसे पहले मूड ठीक होता है आमतौर पे। उसके बाद बिहेवियर मतलब आपकी हरकतें। मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होके घूम रहे थे, तो आपने तेज़ गति से चलना कमरे में कम कर दिया, बंद कर दिया। आप बार-बार लोगों के पास जाके उनसे सवाल पूछ रहे थे कि इसका जवाब दो, कुछ खराब हो जाएगा, तो आपने वो एक्शन खत्म कर दिए या कम कर दिए। उनमें इम्प्रूवमेंट आया। और सी, थर्ड जो है सी, कॉग्निशन मतलब थॉट। जो थॉट्स होते हैं वो सबसे लास्ट में जाते हैं। तो कई बार मरीज कहते हैं देखिए हम बेहतर तो फील कर रहे हैं, लेकिन हमारे थॉट, नेगेटिव थॉट अभी तक क्यों नहीं गए। तो यही हमारे शरीर की रचना ऐसी है कि आमतौर पे आराम थॉट्स में सबसे लेट आता है। तो हमें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए कि अगर हमारे मूड में फ़र्क आ रहा है, मूड ठीक हो रहा है, व्यवहार में फ़र्क आ रहा है, तो हम पेशेंस रखें। शायद हमारे थॉट्स भी धीरे-धीरे, अब उनका भी नंबर आने वाला है, वो भी ठीक हों, तो हम सही रास्ते पे हैं, अगर किसी भी एरिया में इम्प्रूवमेंट है। मैम मेरा आखिरी सवाल ये है कि हमारा डाइट जो होता है, हमारा खान-पान जो होता है, क्या उसका भी रिश्ता हमारे मानसिक रोग से होता है या फिर अगर इस तरह की बीमारी हमको हो रही है, तो हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए? देखिए, अगर आपके डॉक्टर ने, जनरल फिजिशियन ने या किसी भी डॉक्टर ने आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस बता रखी हैं, तो वो तो आपको ऑब्वियसली फॉलो करनी है। जैसे थायराइड की दिक्कत है या कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, बीपी, शुगर है, तो वो तो करनी है। उसके अलावा हमें जो हमारा एक नॉर्मल बैलेंस डाइट होता है, जो जगह से जगह, जैसे अगर हम पूरे विश्व की बात करें, तो डाइट में चेंजेस और डाइट में इतना जो रेंज है वो इतना रंगीन है, इतना खूबसूरत है कि हम किसी डाइट को किसी दूसरी डाइट के ऊपर नहीं रख सकते। जो बुक्स मानती हैं कि सीज़नल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, और जो आपके एरिया में लोकल प्रोड्यूस होती है, जो लोकल कल्चर का खाना-पीना है, वो नॉर्मली उसी से जुड़ा होता है जो लोकली प्रोड्यूस्ड है। तो वो बेस्ट मानते हैं। पेस्टिसाइड्स और एंटीबायोटिक्स और जो केमिकल्स वाला खाना है, ये नुकसानदायक मानते हैं। ये हार्मोन्स के लिए भी डिस्टर्ब करता है, और इसमें आर्टिफिशियलिटी भी आ जाती है। हमारे बॉडी का जो बिल्ट है उसके अनुरूप नहीं होता। अगर मैं इंडियंस की बात करूँ, तो हम लोगों का मसल मास थोड़ा कम होता है। हम लोग जो कोल्डर कंट्रीज़ के लोग हैं या कोल्डर एरियाज़ के कंट्रीज़ के लोग होते हैं, उनके कंपैरिजन में मसल इतनी नहीं होती, और हम लोग उतने बिल्ट, हमारी हाइट, वेट उस हिसाब से नहीं होता। तो लोग कई बार बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में बहुत ज़्यादा प्रोटीन इंटेक, अब नॉर्मली हाई एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स, इन सब के चक्कर में पड़ जाते हैं, और बहुत ज़्यादा की नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाना, जो कि वो पहले नहीं खाते थे। तो जो भी आपका हमेशा से रहा है, लाइफस्टाइल रही है, वो करना चाहिए। और आपको मतलब ये नहीं लोगों को पता होता कि प्रोटीन एक्सेस लेने से किडनीज पर भी जोर पड़ सकता है। तो होड़ में, कंपटीशन में, बॉडी इमेज इश्यूज में आके हमें अपने खान पान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, और बेस्ट वही है एक बैलेंस डाइट जो हमारे एरिया से संबंध रखती है। और अगर हमें कहीं डाउट्स हैं, तो हम न्यूट्रिशनिस्ट से एक बार राय ले लें, लेकिन अपने लोकल एरिया, अपनी जेनेटिक्स, अपने बॉडी को रिस्पेक्ट करते हुए डाइट पर ध्यान दें। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर हिमिका अग्रवाल जिन्होंने जवाब दिए आप सभी के, और उम्मीद करती हूँ कि आप जो अक्सर सवाल मानसिक रोग को लेकर पूछते होंगे इंटरनेट से, उन सवालों के जवाब भी आपको विस्तार में आज डॉक्टर हिमिका ने दिए हैं। आप इस तरह के और सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहे हैं। आप उस ईमेल आईडी पर जाकर अपने मानसिक रोग से जुड़े जो भी सवाल हैं, वो आप भेज सकते हैं और आपका नाम और पता गुप्त रखा जाएगा। फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही।